नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लास 11 जो हमारा सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस ऑलरेडी चल रही थी। मैं 3 चैप्टर आपको करवा चुका हूँ दोस्तों। 11, 12 और 13 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिक से समझेंगे हम, हर एक चीज को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक एक बात आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स में हम पढ़ते क्यों है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों की सबसे पहले आपको लिखा हुआ है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, जो हम बचपन में यहाँ पे रूट्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया करते थे। बचपन इन द सेंस 9th-10th के अंदर आप जो है कभी भी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज आती थी तो उसके अंदर आप सीधा रूट के लिए क्या लगा देते थे, फॉर्मूला अप्लाई कर देते थे, जब भी आपसे कोई मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता था या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होती थी। तो यहाँ पे अगर आप इस बात को समझे दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आपको क्लियर होगा कि ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये जो डी वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। ये वाला जो पार्ट है डी जो है हमारा, तो वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होगा। तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको हमेशा रियल रूट मिलेगा और डिफरेंट होंगे दोनों के दोनों रूट, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए आगे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट है, अगर ये इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होगा, आपको रियल रूट्स ही मिलेंगे, लेकिन दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल आपको रूट्स मिलेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा तो आपको इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। ये हमने यहाँ पे 9-10 क्लासेस में हम यहाँ पे पढ़ के आए हुए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हमने ये अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लेस देन का साइन जो है दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है लेस देन यहाँ पे दिखा रहा है कि लेस देन इक्वल टू 0 पे क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स आपको मिलेंगे, तब जाके हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन यहाँ से होता है दोस्तों। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से, ये आपको पता लग गया कि यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स जब हमें मिलते हैं वहां से हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन यहाँ पे देखते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac में अगर लेस देन 0 होगा तो अंडर रूट के अंदर आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, माइनस के अंदर कोई नंबर मिल जाएगा, 1 मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव है। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव वाला पार्ट। तो अगर अंडर रूट में अगर -1 अगर आ जाता है तो ये डिफाइंड नहीं है दोस्तों। यहाँ पे इसको सीधा सीधा क्या बोल देते हैं हम, यहाँ पे सीधा सीधा इसको बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं किसके साथ, आई के साथ डिनोट करते हैं दोस्तों। तो आई का वैल्यू क्या होगा, जब भी अंडर रूट -1 आएगा तो क्या बोल दोगे आप, उसको आई बोल दोगे, इमेजिनरी नंबर बोल दोगे। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने क्या बताया आपको, वापस से रिपीट कर देता हूँ, एक एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। बेसिक से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। हम रूट्स हम निकालते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं, दो हमारे रूट्स आते हैं और यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या इक्वल टू 0 होना चाहिए। नहीं तो हम यहाँ पे 9-10 में सीधा यहाँ पे लिख देते कि यहाँ पे ये क्या है, इमेजिनरी रूट्स हैं जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम उसको सॉल्व ही नहीं करते थे। लेकिन हम 11th में आ गए, 11th में अब हमें क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, यहाँ से हमें पता लगा कि जब इमेजिनरी रूट्स आए, जब इमेजिनरी रूट्स हमें मिले, जब हमें रूट के अंदर नेगेटिव का वैल्यू मिला तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, आई बोल देते हैं, और वही हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसको फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पे इसको लिख के हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एकदम बेसिक पार्ट से पढ़ेंगे, हर एक बात को क्लियर करेंगे, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करवाऊंगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर जानने के बाद हमने देखा कि इसका फॉर्म क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको मिलेगा हर बार ये इस फॉर्म में मिलेगा a प्लस आयोटा बी। आई को हम आयोटा बोलते हैं दोस्तों, तो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आपको ये मिलेगा। और a और b दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, एक रियल नंबर है। ये दोनों के दोनों नंबर्स जो है वो क्या है, a और b एक रियल नंबर है। तो ये फॉर्म हम यहाँ पे लिखते हैं a प्लस आयोटा बी वाली। ये वाला जो पार्ट होता है दोस्तों ये रियल होता है हमारा, और ये वाला जो आयोटा के साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर होता है वो वाला कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन बी और ए जो है, ए और बी की बात करूँ, वो दोनों के दोनों क्या है, एक रियल नंबर है। लेकिन जो आयोटा आपको नजर आ रहा है ये यहाँ पे दिखाता है कि ये क्या है, एक इमेजिनरी फॉर्मेशन है, एक इमेजिनरी नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए किस तरीके से फॉर्म लिखा जाता है, किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, वो एक एक बात आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, इस तरीके से हम यहाँ पे 2 प्लस आयोटा 3 या 3 आयोटा भी लिखा मिल सकता है, 3 पहले भी लिखा जा सकता है। तो 2 प्लस 3 आयोटा के अंदर आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट आपका ए है, जो कि क्या है, एकदम रियल है, रियल की बात करेंगे। और 3 वाला जो पार्ट है उसको हम क्या कह देंगे, जो इमेजनरी के साथ मल्टीप्लाई है उसको इमेजनरी बोल देंगे हम। तो सिंपल यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन हुआ, इसको हमने समझा कि किस तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप देखें तो मैंने बताया आपको कि आयोटा का जो वैल्यू है वो क्या है, हमारा अंडर रूट -1 है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आयोटा का स्क्वायर कर दिया जाए, ये
पावर मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी मदद होगी। तो आयोटा का स्क्वायर अगर आप कर देंगे तो अंडर रूट -1 का अगर आप देखिए यहाँ पे दोनों साइड अगर आप इसको भी स्क्वायर कर दें, आप देखें अंडर रूट इंटू अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आपका वैल्यू मिल जाता है -1 आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। आगे बताऊंगा कि आयोटा की पावर्स क्या होती हैं, इमेजिनरी नंबर्स की पावर क्या होती है, वो मैं आगे नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करूंगा। उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज छोटा सा, जिसके अंदर हम चीज़ों को देखेंगे कि क्या होता है यहाँ पे इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, उसका डिस्कशन किया, उसका डेफिनेशन क्या है, वो आया कहाँ से, इमेजिनरी रूट्स जब हमें मिले तब यहाँ पे b² - 4ac जो है वो लेस देन 0 हुआ। जब d लेस देन 0 हो गया तो हमें क्या मिला, अंडर रूट के अंदर क्या मिल गया, हमें माइनस मिल गया, जो कि क्या है यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि वो वैसे डिफाइंड नहीं है, वो इमेजिनरी रूट है। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे शो कर रहा है, कॉम्प्लेक्स शो कर रहा है नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारा, एक इमेजिनरी है, उसको शो कैसे करते हैं, आई से शो करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आयोटा इसका क्या है, एक यहाँ पे फॉर्म है जिसको हम लिखते हैं, जिससे हम इसको दिखाते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए Z1 और Z2 जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको दिए हुए हैं। Z1 आपको बोला गया a प्लस आयोटा b है और Z2 आपको बोला गया c प्लस आयोटा d है। अगर आपसे ये बोला जाए दोस्तों कि Z1 और Z2 दोनों इक्वल है, अगर इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो किस सिचुएशन में इक्वल हो सकता है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। Z1 और Z2 तभी इक्वल हो सकता है जब a और c इक्वल हो, दोनों पार्ट जो रियल वाले पार्ट है वो दोनों के दोनों इक्वल हो, और यहाँ पे b और d जो है वो भी इक्वल हो, जो इमेजिनरी वाला पार्ट है वो भी आपका इक्वल हो जाए। तो आप इसको एक बार लिख लीजिए इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, कोई क्वेश्चन लेंगे इसके ऊपर, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए चीजें कि इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। एक एक करके मैं आपको एडिशन भी बताऊंगा, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में वो भी बताऊंगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरीथिंग में सब कुछ कवर करूंगा, सारी आइडेंटिटीज को बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वैसे पूरा का पूरा ग्राउंड आपके लिए रेडी करूंगा। आप एकदम निश्चिंत रहिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी बताया आपको, उसको भी आप एक बार लिख लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन आता है, फॉर्म जो है इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, a प्लस आयोटा b को कैसे लिखा जाता है, a और b रियल नंबर होते हैं, और रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है, उसका एक एग्जाम्पल लेके भी मैंने आपको बताया। इस पार्ट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाए, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे जो है एक एक बेसिक से आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर पे, जिससे आपको पता लग जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनको अगर इक्वल करना है तो उनके जो कोफिशिएंट, यहाँ पे अगर बात करूँ रियल वाला पार्ट a और c वाला पार्ट, वो दोनों इक्वल होने चाहिए, और अगर बात करूँ मैं इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है, b और d को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, तब जाके हमारे इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं। ठीक है, एक एक बेसिक आपको समझ में आएगा हर एक बात। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आयोटा -6 ब्रैकेट के अंदर। अब ऐसे क्वेश्चन है, दोनों इमेजनरी है, आप देख लीजिए फॉर्मेशन चेक कर लीजिए, यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, इमेजनरी है। आप देखें यहाँ पे a प्लस आयोटा b का फॉर्म बन रहा है, और यहाँ पे भी क्या बन रहा है, a प्लस आयोटा b का ही फॉर्म बन रहा है। ठीक है, अब आपको बोला गया, या मैं इसको बोल दूं यहाँ पे a प्लस आयोटा b, और इसको बोल दूं मैं यहाँ पे c प्लस आयोटा d। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो क्या होना चाहिए दोस्तों, a इक्वल टू सी होना चाहिए। मैंने कहा था कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको इक्वल होना है तो उनके यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो a इक्वल टू सी है हमारे पास, और यहाँ पे b इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, d हो जाएगा। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए a इक्वल टू सी का मतलब क्या हो गया, 4x जो है वो किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। पहली चीज तो हमें ये मिल गई। ठीक है, 4x जो है वो किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। अब आयोटा वाले कोफिशिएंट भी इक्वल हो जाएंगे, b और d, तो b वाला पार्ट हमारा ये है और d वाला पार्ट हमारा ये है, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। क्या आया हमारे पास, 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, -6। ठीक है, अगर ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल होंगे तभी यहाँ पे इक्वल का साइन जो है वो वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। मैंने ये बताया आपको। तो इनके इक्वल का साइन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, इसके थ्रू हम बता देंगे सीधा, x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4/3 में पे मिल जाएगा। x का वैल्यू हमें मिल गया एक बार 4/3, तो यहाँ पे x का वैल्यू मेंशन करके y का वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें x और y का वैल्यू ही बताना है। इक्वल रखा हुआ था, लेकिन अगर हमें इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगा, कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू -6 है, तो x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे दोस्तों, x इक्वल टू क्या है हमारा 4/3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4/3, और यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में आएगा आपका माइनस का y, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6। अगर आप देखें यहाँ पे
सॉरी यहाँ पे ये 3/4 आएगा, अगर इसको चेक करें तो ये 4/3 नहीं आएगा, 3/4 आएगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में क्या है 4 है, तो 3/4 यहाँ पे जाएगा, तो इसको भी आप करेक्ट कर लेना एक बार। ये आ गया हमारा 3/4 वाला पार्ट आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 9/4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का y इक्वल टू -6। अब y का वैल्यू अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका y इक्वल टू आ गया 9/4 को उधर ले जाता हूँ मैं, या y को उधर ले जाते हैं, 6 को इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 9/4 + 6। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 6 कितना होता है दोस्तों 24, और 24 में अगर 9 को ऐड किया जाए तो 24 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 33/4। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x का वैल्यू 4/3 आया और y का वैल्यू कितना आ गया 33/4 आ गया, x और y का वैल्यू मिल गया। कॉन्सेप्ट क्या था, सबको इक्वल किया मैंने, a को इक्वल किया c के, b को इक्वल किया d के, x का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दिया, दोनों इक्वेशंस थी मेरे पास, और यहाँ पे मैंने y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। y का वैल्यू कितना आ गया 33/4 आ गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होगी, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की, उसके लिए आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। कैसे इस चैप्टर का ओरिजिन हुआ, कैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया जाता है, किस तरीके से हम यहाँ पे इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं, वो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करी। -b + -√b² - 4ac/2a से आया। अगर ये लेस देन वाला पार्ट होता तभी यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स का क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ओरिजिन यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक जो है वो स्टार्ट हुआ। अगर बात करें आगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे शो कैसे करते हैं आयोटा से, और वो क्या है हमारा √-1 है। आगे बात करो तो यहाँ पे हमारे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे है a + i/b जो है उसका फॉर्मेशन। अगर ये फॉर्मेशन आपको समझ आ रहा है, इस फॉर्मेशन, ये बेसिकली एक फॉर्मेशन है दोस्तों, इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। ये आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये आपको इसका कोई प्रूव नहीं है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। a + i/b इसका फॉर्म है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हर एक क्वेश्चन में आपको इसी फॉर्म में ये मिलेगा। ए और बी आपने इसको भी लिखा, ये ए वाला पार्ट रियल होता है और बी वाला पार्ट इमेजिनरी होता है। एक एग्जाम्पल लेके भी आपको समझाया और आपको बताया कि ए और बी दोनों के दोनों क्या है, एक रियल नंबर है। अब बात करिए अगले कॉन्सेप्ट की, वो था इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें ए जो है वो सी के इक्वल होगा, बी जो है डी के इक्वल होगा। अगर जो है z1 और z2 को इक्वल किया आपने, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर आपने इक्वल किया, तो ये दोनों के दोनों कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, रियल और इमेजिनरी वाले इक्वल हो जाएंगे। एक क्वेश्चन हमने किया जिसमें हमने पूरा सॉल्व किया, उसको x और y का वैल्यू निकाला। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों सारी की सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, हर एक बात आपको समझ आ गई होगी कि क्या है यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट, कौन सा चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको एक एक करके क्लियर होगी। आपके फाइनल एग्जाम बहुत पास में है, तो जल्दी से जाइए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो को कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में और चीज़ें डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।